नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। 7 राज्यों में 13 विधानसभा सीटों के लिए लोकसभा के नतीजे के आने के बाद ये पहली बार उपचुनाव होने जा रहे हैं। साथ में 3 राज्य है, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जहां विधानसभा के चुनाव अगले 4 महीनों में है। साथ में महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव का मतदान अभी चल रहा है। शाम तक नतीजे आएंगे। लोकसभा के नतीजों के बाद भाजपा कहीं ना कहीं बैकफुट पे है। 370 का सपना देखने वाले और 400 पार की बात करने वाले 240 पे अटक गए। इंडिया गठबंधन की ये बड़ी जीत मानी जा रही है। हाँ, सरकार तो बन गई, लेकिन सरकार ऑक्सीजन पे है और इस सरकार को पूर्ण बहुमत लाने के लिए 4 जून को जब नतीजा आए, तब से लेके अब तक लगातार ऑपरेशन कमल हर जगह चल रहा है। लेकिन भाजपा में कई जगह दबे स्वरों में, कई बार ऊंचे स्वरों में विद्रोह के सुर भी उमड़ रहे। कहीं ना कहीं जो भाजपा के वो लोग जो संघ से निकलकर जनसंघ से होते हुए बीजेपी में आए, पीढ़ियां आई, 4 4 पीढ़ियां खप गई, वो लोग कहीं ना कहीं पार्टी को गलत ट्रैक पे जा रही है, ऐसी बार बार बातें कह रहे हैं। कहीं ना कहीं दिल्ली के आदेश का अवहेलना भी की जाती है। क्षेत्रीय क्षेत्र जो दिल्ली ने अपॉइंट किए थे, वो पुराने लोगों के पास भागते नजर दिखाई दे रहे हैं। कुल मिला के एक बड़ी एक्सरसाइज हो रही है कि बीजेपी अपनी साख वापस ले आए। तो ये जो उपचुनाव है, यदि हम पहले इसकी बात करें तो 7 राज्यों में 13 जगह पे उपचुनाव है। उसमें 3 सीटें ऐसी हैं जो भाजपा की अपनी थी। बाकी जितनी भी सीटें हैं वो अन्य दलों के पास है। क्या भाजपा अपनी 3 सीट बचा पाती है या अन्य दलों से सीटें छिटक लेती है? यदि एक मोटे मोटे तौर पे यदि मैं देखूं तो सबसे ज्यादा सीटें बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में 3 सीटें हैं, जो रायगंज, रानाघाट दक्षिण और बागदा। ये सीटें, तीनों सीटें जो है, ये भाजपा के पास थी। लेकिन यहां के विधायक भाजपा का पाला छोड़ इस्तीफा देकर तृणमूल कांग्रेस में चले गए। इसलिए भाजपा को ये सीटें किसी भी हालत में अपने पास लाना जरूरी है। एक मनी एक दूसरी एक सीट है मनिक ताल। मनिक ताल, वहां पर विधायक की मृत्यु हुई, साधना पांडे, और वो तृणमूल कांग्रेस की थी। तो तृणमूल कांग्रेस को, यानी दीदी के लिए ये इज्जत का सवाल है कि किसी भी हालत में अपनी मणिकंटाल की सीट तो बचा ले, और जो 3 विधायक बीजेपी छोड़ के अपने पार्टी में आए, तृणमूल में आए, उनको वापस वहां से जिता ले। और बीजेपी के लिए ये इज्जत का सवाल है कि किसी भी हालत में, क्योंकि लोकसभा में ऑलरेडी बीजेपी ने वहां मार खाया, उसके बाद बीजेपी को यदि अपने कैडर का उत्साह बनाए रखना होगा या एक पॉजिटिव मैसेज देना होगा, ये 3 में से 3 सीटें उनको लानी होगी। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के समय बहुत सारा वोट, क्रॉस वोटिंग के चक्कर में बहुत सारे विधायक इधर से उधर गए। लग रहा था सरकार बिल्कुल हार जाएगी। लेकिन जब लोकसभा के साथ 6 विधानसभा के उपचुनाव हो, उसमें से 4 सीटें जीतकर कांग्रेस ने अपना पक्ष मजबूत तो किया। लेकिन अभी वहां पे जो चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें इज्जत लगी है सक्खू साहब की, मुख्यमंत्री की, क्योंकि उनकी पत्नी कमलेश्वर ठाकुर देहरा से चुनाव लड़ रही है। अब देहरा, हमीरपुर और नालागढ़, ये 3 सीटें हैं। अब इन तीनों सीटों पर वैसा देखा जाए तो कांग्रेस यदि ये सीटें अपनी वापस लेती है तो सुक्खू के लिए अच्छा होगा। सुक्खू वैसे भी मजबूत पोजीशन में है। लेकिन हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में जो सुपड़ा साफ हुआ पार्टी का, उससे लगता है कि वहां पर भाजपा की सीटें आएगी।
लेकिन हमेशा हमने देखा विधानसभा और लोकसभा में मतदान के समय लोगों का रुख पलटता है। यदि ये सारी सीटें देहरा, हमीरपुर और नालगढ़, और देहरा की तो बात बहुत जरूरी है, यदि ये कांग्रेस लाती है तो फिर कांग्रेस के लिए ये विन विन पोजीशन है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में अमरवाड़ा की एक सीट है, जहां कमलेश्वर शाह विधायक थे कांग्रेस के, वो बीजेपी के साथ चले गए, क्योंकि ये तब का लॉट है जब कमलनाथ बीजेपी में जा रहे थे। तो कुछ लोगों ने पहले अनाउंस कर दिया था, लेकिन अब कमलनाथ के लिए तो दरवाजे खुले नहीं, लेकिन बाकी लोगों के लिए दरवाजे खुले, तो कमलेश्वर शाह चले गए हैं। अब वहां बाई इलेक्शन है। कांग्रेस यानी कमलनाथ दयनीय स्थिति में है, क्योंकि कमलनाथ भाजपा के स्लीपर सेल है कांग्रेस में, ये करीब करीब घोषित हो चुका है। वो अपने बेटी की सीट भी लोकसभा में बचा नहीं पाए। जब पिछले आंधी में 29 में से 28 सीट बीजेपी ले गई थी, तो एक कमलनाथ अपनी बेटी की सीट बचा पाए थे। इस बार वो भी नहीं हुआ, वो भी सीट हार गए। इससे कमलनाथ के राजनीतिक भविष्य पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये उपचुनाव यदि वो जीतते हैं तो ये सोचा जाएगा तो कहीं ना कहीं उनकी पकड़ है, और यदि ये हारते हैं तो फिर उन्हें राजनीतिक संन्यास लेना होगा। लेकिन मोहन यादव के मुख्यमंत्रित्व के काल में ये पहला उपचुनाव है, तो उसके लिए भी ये जरूरी है कि जैसे 29 की 29 लोकसभा सीटों ले आए, इस बार अपने बलबूते पे ये सीट वापस ले आए। उसके बाद आप यदि बात उत्तराखंड की, पंजाब बिहार की कहें, तो बिहार में रूपाली की सीट है, जहां जनता दल यूनाइटेड की बीमा भारती आरजेडी में चली गई, तो उसका इस्तीफा हो गया। अब फिर से बीमा भारती वहां चुनाव लड़ रही है। आरजेडी और जेडीयू आमने सामने है, लेकिन बीमा भारती क्या जीत पाएगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि उसी क्षेत्र में पप्पू यादव एक बड़ा खिलाड़ी है, और पप्पू यादव ने बोला कुछ और कर कुछ रहे और है, ऐसी खबरें हैं। तो नतीजे अब कल आएंगे तो पता पड़ेगा। पंजाब में भगवंत मान ने बहुत बुरा प्रदर्शन किया लोकसभा में। 13 सीटों में से मात्र 3 सीटें आम आदमी पार्टी की मिल पाई, जिन्होंने लोक विधानसभा चुनाव स्वीप किए थे। अब उनके लिए जलंधर वेस्ट की सीट उपचुनाव में जीतना बहुत जरूरी है, नहीं तो लोगों को लगेगा लोकसभा के साथ विधानसभा में भी साख आम आदमी पार्टी खोते जा रही है। उत्तराखंड में 2 सीटें हैं। एक मंगलोर की सीट है, जो बीएसपी के विधायक अंसारी की मृत्यु के कारण हो गई, और एक बद्रीनाथ के विधायक है कांग्रेस के राजेंद्र भंडारी, वो बीजेपी चले गए, उसलिए इस्तीफा हो गया। राजेंद्र भंडारी फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अंसारी की जो सीट है उस पर सबकी नजर लगी हुई है, क्योंकि अभी तक ये सीट कभी भी बीजेपी जीत नहीं पाई, क्योंकि दलित और मुस्लिम ऐसा एक कॉम्बिनेशन हो जाता है वहां पे, कि वहां पर हमेशा या तो बीएसपी या तो कांग्रेस की सीट जीती। इस बार फिर ट्रायंगुलर फाइट है। यदि इस बार ये सीट निकाल के लाते हैं धामी साहब, तो धामी साहब की जय जयकार होगी और बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट होगा। फिर तमिलनाडु की एक सीट है विक्रम मंडी की, जनरली वो डीएमके को ही जाएगी ऐसा लगता है। तो ये तो लेखा जोखा हो गया विधान सभा के बायपोल्स का। तो इसमें बीजेपी के लिए खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन बीजेपी इसमें कुछ पाती है तो बीजेपी के लिए विन विन सिचुएशन होगी, और ये होगा कि वो फिर से अपनी साख बनाने में लोगों के बीच में लगी हुई है, और लोग क्या फिर से बीजेपी पे विश्वास रखते हैं। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को यह दिखाना है कि किसी भी हालत में बीजेपी उनकी सीटें ना ले जाए, क्योंकि बीजेपी के पास तो 13 में से 3 है, बाकी 10 तो बाकी लोगों के पास है। तो देखते हैं नतीजे क्या आता है। लेकिन इसका एक रिपलिकेशन आगे आने वाले समय में, जैसा हम कहते हैं कि ये सरकार आईसीयू में है, इस सरकार का एक कार्यकर्ता भी हितोत्साहित हो जाता है। 3 मैंने कहा कि विधानसभा के चुनाव मध्य प्रदेश, अपने सॉरी महाराष्ट्र में है, हरियाणा में है और झारखंड में है। यहाँ का कैडर उत्साहित हो जाता है, उसको एनर्जी मिलती है यदि उपचुनाव के नतीजे बहुत बढ़िया बीजेपी के विपक्ष में आते हैं, इसलिए बीजेपी जिस रात से लगी है। लेकिन एक विधान परिषद के चुनाव महाराष्ट्र में हो रहे हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, मतलब 11 सीटें जो है इस बार, वो विधायक चुनेंगे, मतलब विधानसभा के विधायक विधान परिषद के लिए 11 लोग चुनेंगे। तो इसलिए एमएलए जितने भी हैं अलग अलग पार्टी के, वो वोट करेंगे। अ, हर 11 सीटों के हिसाब से जो गणित बैठता है कि पहले प्रेफरेंस का जो वोट है वो कम से कम 23 वोट जीतने के लिए चाहिए, और यहाँ पे 11
चुनाव में लोग थे, 12वां उम्मीदवार शिवसेना ने उतारा मिलिंद नार्वेकर को और ये कॉम्पिटिशन हो गई। अब सवाल ये है कि जो एनडीए गठबंधन है, मतलब देवेंद्र फडणवीस बीजेपी, एकनाथ शिंदे और दादा, इनके पास इनके जो 9 उम्मीदवार हैं, 5 बीजेपी के, 2 अजित पवार के और 2 एकनाथ शिंदे के, इनके पास 10 अतिरिक्त वोट चाहिए यदि 9 के 9 जिताने हो तो। और कांग्रेस का एक है उम्मीदवार, एक राष्ट्रवादी कांग्रेस ने शेका पक्ष, शेतकरी कामगार पक्ष है, किसान, क्या बोलते हैं उसको, फार्मर्स एंड पीजन पार्टी होती है, उसके नेता जयंत पाटिल को उन्होंने समर्थन किया, मतलब वो एनसीपी के कोटे में है, और शिवसेना ने मिलिंद नार्वेकर को उतारा है। तो कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन को मात्र 3 वोटों का जुगाड़ करना है और दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन को 10 सीटों का जुगाड़ करना है। अब इन पूरे 6 पार्टियां यदि चुनाव लड़ रही है, हम ये माने तो इन 6 में से मात्र 2 कंफर्टेबल है, कांग्रेस जिनके पास 14 अतिरिक्त वोट है और एकनाथ शिंदे जिसके पास एक अतिरिक्त वोट है। तो इनके तो सीटें निकल जाएगी, लेकिन क्या बीजेपी भी, क्योंकि बीजेपी को वैसा देखा जाए तो 3 वोटों की जुगाड़ करनी है, जितने 5 उन्होंने उम्मीदवार उतारे और जितना समर्थन उनके पास है, तो वो भी लगे हुए उसमें। लेकिन सबसे ज्यादा 7 से ज्यादा वोट का वो जुगाड़ करना है अजीत दादा को। अजीत दादा अपने 2 उम्मीदवारों को में से किसको जितवा पाएंगे ये देखना है। यदि इस बार इंडिया गठबंधन के सारे उम्मीदवार जीतते हैं तो फिर ये तय है कि जो लोकसभा में जो जनमानस था वही के वही ट्रांसफर हुआ, मतलब विधायक भी कोई क्रॉस वोटिंग करने नहीं उनको मिल रहे हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन के यदि सारे के सारे जीत जाते हैं तो एक आशंका है कि क्या अजित पवार के कुछ विधायक छिटक करके क्रॉस वोटिंग करके शरद पवार के पास जाएंगे, कि शरद पवार समर्थित उम्मीदवार को 7 वोटों की जरूरत है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो शरद पवार के पास कुछ लोग वापस आना चाहते हैं अजित पवार के यहाँ से, तो उसमें एक कंडीशन ये भी रखी थी कि जिन्होंने वैयक्तिक हमले नहीं किए होंगे शरद पवार पे, उनके बारे में विचार किया जा सकता है। और यदि आपको लॉयल्टी दिखानी हो, आपको बताना हो कि आप बहुत ज्यादा लॉयल है, तो फिर आपको सीधा सीधा क्रॉस वोटिंग करना पड़ेगा, 3 या 4 जिनको भी आना है। यदि वो क्रॉस वोटिंग होता है भारी तादाद में, तो फिर अजित पवार के उम्मीदवार हारना करीब करीब तय है। कुल मिला के क्रॉस वोटिंग कौन करता है, खबरें ये भी है कि कांग्रेस के कुछ 3 विधायक कहीं मैनेज हुए हैं, और खबर ये है कि अजित पवार के विधायक कुछ मैनेज हो रहे हैं। शाम को 7 बजे तक नतीजे आ जाएंगे, नाई नाई बाल कितने सब सामने दिख जाएगा। लेकिन इससे महाराष्ट्र का टोन सेट होगा। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग की करीब करीब चीजें तय हुई है, और वहां शरद पवार होने की वजह से ज्यादा झगड़े भी नहीं होंगे। कुछ 1-2 सीटों पे या 4-5 सीटों पे सांगली जैसा लोकसभा में हुआ वैसा कुछ इशू हो सकता है। लेकिन भारी तादाद में जो झगड़े चल रहे हैं वो एनडीए गठबंधन में चल रहे हैं। एकनाथ शिंदे 100 सीटें मांग रहे हैं, अजीत दादा के लोग 80 सीटें मांग रहे हैं। अब 288 में से यदि 180 सीट उनको दे देते तो फिर बीजेपी काय को लड़ेगी। बीजेपी ने एक ऐलान किया कि वो कभी करीब करीब 175 180 सीटों पे वो लड़ेगी, यानी बची हुई सीटें इनको मिलेगी। अब इनमें कितने लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कितने चले जाते हैं, कितना एग्जैक्टली होता है, इसलिए सीट शेयरिंग का तकलीफ बीजेपी को ज्यादा हो रही है। बीजेपी का एक बहुत बड़ा गुट इस बात का भी समर्थन कर रहा है कि विधानसभा चुनाव में अजित पवार और एकनाथ शिंदे को छोड़ दिया जाए, वो अपने बलबूते पे लड़े, और हम 288 पे यदि अकेले लड़े तो हमारा स्कोर ठीक ठाक हो सकता है। दूसरी तरफ भूपेंद्र यादव हो या अश्विनी वैष्णव हो, पूरी ताकत लगाकर महाराष्ट्र में फिर से सत्ता में कैसे आ जाए इसका जुगाड़ लगाए हुए हैं। कांग्रेस की तरफ से जो रणनीतिकार लोकसभा में थे वही रणनीतिकार इस बार विधानसभा में भी रहेंगे। ना कोई इंचार्ज बदला है ना कुछ बदला है, तो इसलिए मुझे लगता है कि रमेश चन्नीतला फिर से लगे हुए हैं इस सीट शेयरिंग केस में। लेकिन हरियाणा में स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। हरियाणा में जहां कांग्रेस के लिए बहुत अच्छे आसार थे लोकसभा में, वो घट के आधे आधी सीटें यानी 5-5 सीटें आगे बीजेपी ने कवर कर लिया। कांग्रेस को हमेशा हरियाणा में अंदरूनी झगड़ों ने ही निपटाया है। एक तरफ हुड्डा का कुनबा है, दूसरी तरफ नॉन हुड्डा का कुनबा है, जिसमें शैलजा से लेकर तमाम लोग इकट्ठा होते हैं, और इसका फायदा हमेशा बीजेपी को मिलता आ रहा है। दूसरी तरफ इल्नो जिसने उसके साथ गठबंधन किया था बीजेपी के साथ, वो बाहर आने की वजह से उन्होंने फिर बीएसपी के साथ गठबंधन किया। अब बीएसपी इल्नो ये सब मिलके
कहीं ना कहीं बीजेपी की मदद ही करेंगे। जब आपके वोट कटाऊ आपके सामने खड़े हैं, सामने बीजेपी जैसी दमदार पार्टी है, ऐसे में कांग्रेस को यूनाइटेड फ्रंट रखना होगा। नहीं तो फिर कांग्रेस वहां फिर से बीजेपी की सत्ता आना करीब करीब तय है। ये नहीं सोच सकते कि लोकसभा में यदि 5 सीटें आई तो कांग्रेस वहां पे है, कि कांग्रेस को यूनाइटेड फ्रंट रखना होगा। रणदीप सुरजेवाला जैसे लोग जो बीजेपी के स्लीपर सेल है, यदि वो वहां एक्टिव रहते हैं हरियाणा में, तो फिर कांग्रेस का हारना बिल्कुल करीब करीब तय है। बावरिया साहब जिसको इंचार्ज बना दिया हरियाणा का, उनके साथ संवाद ही नहीं हो रहा है लोगों का। जो भी हरियाणा का नेता कहता है वो कहता है कि बावरिया जी से संवाद नहीं होता। इन्हीं बावरिया ने दिल्ली भी डुबाया, इन्हीं बावरिया ने मध्य प्रदेश भी डुबाया, और अभी हरियाणा डुबाने के लिए आए हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि जब बीजेपी नए नए प्रयोग करती है और जो लोग एक बार फेल हो गए, वो थक गए, उन्हें घर भेजती है। कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी है, ये थके हुए चेहरों को और इसी थके हुए मोहरों के भरोसे बार बार चुनावी रणनीति में उतरते हैं। झारखंड में सोरेन वापस जाने से एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट तो पड़ा है। लोगों को भाजपा वहां एक्सपोज हो गई है। कांग्रेस और जेएमएम यदि मिल के कंबाइन रूप से यदि खेल कर लेती है या ठीक ठाक कर लेती है, तो जेएमएम मतलब वहां पे भी वापस आ सकती है। कुल मिलाकर 3 विधानसभा के आने वाले चुनाव, विधान परिषद के महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव जिसके नतीजे शाम तक आएंगे, और कल करीब करीब मुझे लगता है उसके भी नतीजे आ जाएंगे, विधान सभा के 22 उपचुनाव के। इन सारे का जो कॉकटेल है, ये कहीं ना कहीं या तो बीजेपी को अपबीट करेगा, बीजेपी का वर्कर्स का जो मोरल है वो हाई करेगा, या फिर लोकसभा के करारी हार के झटके के बाद यदि ये दूसरा झटका मिला, तो फिर शायद आने वाले विधानसभा चुनाव में फिर और तकलीफ पड़ेगी। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत अंजुम जी का यूट्यूब चैनल।